नमस्कार दोस्तों, बायोलॉजी बूस्टर चैनल में आपका स्वागत है। मैं मनीष मौर्य। जैसा कि बेटा मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ा है कि सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता क्या है और किसे कहते हैं, इसका मैंने डेरिवेशन किया। डेरिवेशन के बाद यूनिट बताया, यूनिट के बाद मैंने इसका ग्राफ बेसिकली मैंने आपको बताया। अब मैं बेटा आपको सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड बताने जा रहा हूं। जैसे कि आपने जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में पढ़ा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में पढ़ा, सिमिलरली हाफ लाइफ पीरियड का डिफिनीशन दोनों का सेम ही होगा। ठीक है, मैं यहां पे देखने जा रहा हूं हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड पॉइंट नंबर कितना है? 5। फिफ्थ है आपका हाफ लाइफ पीरियड, टी हाफ। इसे बेटा टी हाफ कहते हैं। इसको लिखना है तो लिख लो, डिफाइंड एज, यदि याद रहने के लिए हो जाएगा। इट इज डिफाइंड एज द टाइम ड्यूरेशन इन विच concentration of reactant become 1/2 its initial value is called half-life period. It is denoted by टी हाफ। तो बेटा जैसे आपने कंटिन्यू पढ़ा कि हाफ लाइफ पीरियड उसे कहते हैं कि टाइम ड्यूरेशन इन विच कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम्स 1/2 इट्स इनिशियल वैल्यू इज कॉल्ड हाफ लाइफ पीरियड। इट इज डिनोटेड बाय टी हाफ। जो कि बेटा आपने जीरो ऑर्डर में भी यही डिफिनेशन पढ़ा, फर्स्ट ऑर्डर में यही डिफिनेशन पढ़ा और सेकेंड ऑर्डर में भी आपने यही डिफिनेशन पढ़ा। तो कहने का सेंस ये होता है कि हाफ लाइफ पीरियड कहने का मतलब ये होता है कि टाइम ड्यूरेशन इन विच कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम्स 1/2 हो जाते हैं। तो जो ये रिएक्टेंट होते हैं बेटा वो क्या हो जाते हैं? बिकम्स 1/2 हो जाते हैं। जब 1/2 हो जाएंगे तो इसे हम हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं। यहां तक बेटा आपको इजली समझ में आ गया होगा। यहां तक बेटा आप नोट डाउन कर लें। ठीक है, नोट डाउन कर लिया आपने। अब इसका देख रहे हैं कैसे सर ने बोला, तो भाई कैसे सर लिखेंगे? सर ने लिखा कि t इक्वल टू t1/2, t इक्वल टू t1/2, x इक्वल टू सर ने लिखा a/2। तो a-x कितना आएगा? तो a-x भी a/2 ही आता है। ठीक है, तो जैसे कि हम जानते हैं कि वी नो दैट k इक्वल टू 1/t, इसका हम लोगों ने क्या पढ़ा? x/a-x। अब वैल्यू पुट कीजिए। t इक्वल टू कितना पुट करना है? k इक्वल टू 1/t इक्वल टू t हाफ, x इक्वल टू a/2, a हो गया ना। उसके बाद आपको पुट करना है a, x की जगह -a/2। जैसे आपने पुट किया तो टी हाफ इक्वल टू आपका क्या आएगा कि 1/k a/2 और ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो a इंटू a/2। अब a/2 से a/2 बेटा कैंसिल, तो आपका क्या बचेगा? तो टी हाफ इक्वल टू 1/ak, यानी कि लिख सकते हैं कि टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। तो हम लिख सकते हैं कि हाफ लाइफ पीरियड ऑफ सेकेंड ऑर्डर ऑफ
reaction is depend upon concentration of reactant। जैसे कि बेटा आपने देखा कि सर ने लिखा कि हाफ लाइफ पीरियड t इक्वल टू t1/2 a माइनस x इक्वल टू a/2। वी नो दैट k इक्वल टू 1/t x इक्वल टू a माइनस x, k इक्वल टू 1/t इक्वल टू t हाफ a/2। ये पूरा सिंप्लीफाई सर ने किया तो t हाफ इक्वल टू 1/k a/2 से a/2 कैंसिल, t हाफ इक्वल टू 1/ak, तो t हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/a, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/a है। तो कहने का मतलब कि हाफ लाइफ पीरियड जो सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का होता है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। यहां तक बेटा आपको इजली समझ में आ गया होगा। आप लोग बेटा यहां तक नोट डाउन कर लें। यहां तक बेटा आपने नोट डाउन कर लिया। जो सिमिलरली वही चल रहा है, जो बेटा पूरा डे बाय डे प्रैक्टिस कर रहा है, डे बाय डे मेरा वीडियो देख रहा है, वो तो इसे कर ले जाएगा, उसमें नो डाउट है, क्योंकि सेम प्रोसीजर ही चल रहा है। इसमें कोई नया तीर मार नहीं रहा कि जैसे कि लगेगा कि सर नया कर रहे हैं। हर चीज रिपीट हो रहा है, बस रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो आपको तो इजली समझ में अब क्लियरली एकदम आ रहा होगा, क्योंकि मैं तो बेसिक से बताता हूं। जब मैं बेसिक से बताता हूं तो आपको तो क्लियरली A to Z XYZ पूरा समझ में आ ही रहा होगा कि सर बेसिक से बता रहे हैं। ये हमारा 5th था। अब 6 पॉइंट देखते हैं। ये तो 5th, अब 6 देखना है। अब 6 पॉइंट हमारा 5th के बाद 6 पॉइंट है। 6 पॉइंट है ये, यार मैंने उस तरह से लिखा तो उस तरह से ही लिख लो 6 पॉइंट। जिस तरह से लिखा वैसे समझ में आया कि ये 6 पॉइंट है। 6 पॉइंट मैंने लिखा कि टाइम फॉर 3/4 ऑफ टाइम फॉर t/4 ऑफ द रिएक्शन t3/4 या t75%। तो सर ने लिखा कि टाइम फॉर t/4 ऑफ द रिएक्शन t/4 बोलो या t75% बोलो, जो कि मैंने कंटिन्यू लेक्चर में बताते आया कि t75% कहने का मतलब होता है कि 100 का 75%, और जैसे ही से हम कट आउट करते हैं तो 3/4 आता है। तो कहने का मतलब हमारा x इक्वल टू 3/4a आ जाता है। तो 3/4a आ जाता है। तो वी नो डैट जैसे कि आप जानते हैं कि k इक्वल टू 1/t x/a माइनस x होता है। जब ये होता है तो हम क्या करेंगे कि t इक्वल टू t हाफ, x की जगह मैंने क्या पुट किया 3/4a, a तो a ही रहेगा, उसके बाद a माइनस एक्स की जगह 3/4a पुट कीजिए। जैसे बेटा आपने यहां तक पुट किया, यहां तक पुट करने के बाद आपने देखा कि t हाफ इक्वल टू 1/k सर का आ गया, उसके बाद 3/4a सर का आया। 3/4a के बाद जैसे मैंने कैलकुलेट किया तो यहां पे आपका ये 4 का 4 4 में से 3 जाएगा, कितना होगा 1 हो जाएगा। तो 1 हो जाएगा तो a/4 हम लिख देंगे, a/4 लिख देंगे ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां से बेटा जो कटआउट हो रहा है कटआउट करो, a से a कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल। तो हमारा क्या आया कि t हाफ इक्वल टू 3/a हमारा आया, यानी कि t सॉरी यार जल्दीबाजी में t हाफ नहीं है, t 75% लिए हैं या सॉरी बेटा t 3/4, थोड़ा देख लीजिएगा t 3/4, तो t 3/4 लिखिए या t 75% लिखिए या 3/4 लिखिए, इक्वल है। तो मैंने लिखा t 3/4 इक्वल टू 3/ak। तो यहां आप देख रहे हो कि t 3/4 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A,
अब देखिए मैं समझा रहा हूं, एक बार और समझने की कोशिश किया जाए। मैंने बताया कि टाइम फॉर द थर्ड फोर्थ ऑफ द रिएक्शन, थर्ड फोर्थ और 75%, 75/100 3/4, यानी कि आपको कंटिन्यू में जीरो ऑर्डर से लेकर अभी तक बताते आ रहा हूं कि x इक्वल टू 3/4a, x इक्वल टू 3/4a, तो कहने वी नो दैट k इक्वल टू 1/t x अपॉन a माइनस x, तो k इक्वल टू 1/3/4, 3/4a a माइनस 3/4a, तो 3/4a इक्वल टू 1/a, 3/4 कट आउट किया तो 75% लिखो या 3/4 लिखो, 3/a क्या आएगा, 3/4 इक्वल टू 3/a, तो 3/4 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a। तो कहने का सेंस ये होता है कि जब सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है तो इतना आता है, तो इतना आता है, तो ये क्या होता है कि फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का क्या होता है, रिएक्टेंट का ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जो कि मैं नोट करके लिखवाऊंगा। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि t 75% इक्वल टू सर ने इतना निकलवाया, t 3/4 इक्वल टू सर ने इतना बताया। अब आप बेटा इसको जल्दी से नोट डाउन कर ले, मैं अब आपको नोट लिखवाने जा रहा हूं। अब हम नोट देखेंगे कि नोट में क्या होगा। ठीक है बेटा, अब हम लोग इसका नोट लिखने जा रहे हैं कि नोट में देखेंगे कि नोट इसका क्या होगा। नोट वैसे लिखवाया नहीं जाता है, ये नोट इसलिए लिखवा दे रहा हूं जो कंपटीशन वगैरह भी प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए नोट स्पेशली होता है, ताकि जो स्टेटमेंट वगैरह आए तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ना हो। तो इसका हो गया कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन is inversely proportional to initial concentration of reactant for first order ऑफ रिएक्शन। ये सब स्टार है, जितने नोट्स होंगे सारे स्टार होंगे। स्टार मार्क मैं इसलिए कर दे रहा हूं कि ये कंपटीशन वगैरह में स्टेटमेंट वगैरह में थोड़ा दे देता है, जिससे बच्चा क्या होता है, चीत हो जाता है और सोचता है कि अरे यार क्या क्वेश्चन पूछ दिया। ये स्टार पॉइंट होते हैं। तो मैंने बताया कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो कहने का मीन्स है कि सर ने बताया कि टाइम रिक्वायर्ड जो कंप्लीशन ऑफ फ्रैक्शन सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है वो बेटा क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं, जैसे कि आपने फर्स्ट ऑर्डर में पढ़ा 0.693/K, जो कि आपने ये फर्स्ट ऑर्डर में पढ़ा। फर्स्ट ऑर्डर में आपने बेटा ये पढ़ा, ये क्या है कि आपका फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आपने बेटा फर्स्ट ऑर्डर में ये पढ़ा। सेकंड ऑर्डर में आपने ये पढ़ा कि 1/K। तो आपने बेटा पढ़ा, ये किसमें पढ़ा, सेकंड ऑर्डर अभी पढ़ा ऑफ रिएक्शन। तो सर आप कैसे कह दे रहे हो कि, सर पूछने वाली बात आती है बेटा कि सर आप कैसे कह दे रहे हो कि ये डायरेक्टली है, ये इनवर्सली है। तो मैंने बेटा बताया कि ये फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए, और ये इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो टी आप इक्वल टू 1/A।
जो मैंने बताया वो आपको यहां पे दिखाया, जो मैंने बताया वो आपको दिखाया, तो कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है कि मैं बोला पहले ही लेक्चर से कि जो बोलता हूं वो करता हूं। ये नहीं कि बोल दिया और छोड़ के चल दिया, ऐसा कुछ नहीं होता मेरे लेक्चर में। टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ फ्रैक्शन ऑफ द सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज रिवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन टी हाफ जो 0.693 अपॉन के फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, टी हाफ इक्वल टू 1 अपॉन ए के सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो मैंने दिखा दिया कि फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये जो होता है इनिशियल कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यहां पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहां पे कोई कंफ्यूजन वाली बात बेटे को नहीं होनी चाहिए। यहां तक बेटा आप नोट डाउन करो, ये स्टार मार्क है। ठीक है, यहां तक आपने कर लिया। अब इसको मैं मिटाने जा रहा हूं। जितने नोट लिखवाए सारे स्टार पॉइंट होते हैं। जो कंपटीशन वगैरह फाइट कर रहा है नोट कृपया ध्यान से देखेगा मेरा, क्योंकि वैसे नोट कोई लिखवाता नहीं है वीडियो क्लासेस में, तो मैं लिखवा दे रहा हूं ताकि आपको हर चीज पता हो। ये ना कि सर ने मुझे बताया नहीं और मुझे थोड़ा अधूरा ज्ञान है। नहीं भाई, पूरा पूरा लो, अधूरा लेने से क्या फायदा है। तो आप पूरा पूरा लीजिए, तो आप पूरा पूरा लीजिए ज्ञान। अब हम बेटा हमारा अब क्या बच रहा है, अब हमारा यहां तक तो काम कंप्लीट कर दिया हाफ लाइफ पीरियड का। हाफ लाइफ पीरियड में मैंने थर्ड फोर्थ तो बता ही दिया और थर्ड फोर्थ बता दिया। अब बात आती है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन 7। थर्ड फोर्थ मिटाया ही नहीं है। सेवन नंबर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कि इसका कैसे ग्राफ खींचा जाता है। ये बेटा हो गया आपका, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये बेटा वाई एक्सिस हो गया। एक्स एक्सिस के अलोंग कंसंट्रेशन, इसके अलोंग रेट हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। सेकेंड ये टाइम हो गया और ये कंसंट्रेशन ऑफ ए, इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। एक ग्राफ आ गया टी हाफ और 1/a, तो ये 1/a हो गया और ये आपका टी हाफ हो गया। इसका ग्राफ बेटा स्ट्रेट लाइन होता है। यानी कि कहने का सेंस होता है कि सारे का ग्राफ जो होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। यहां कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। इसे फिगर नंबर 1 कर लो ए, ये फिगर नंबर बी, ये फिगर नंबर सी। तो मैंने हर टाइप का ग्राफ वगैरह बता दिया कि यदि कोई क्वेश्चन पूछे तो कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में बताया कि यदि कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में रेट जो होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, टाइम के रिस्पेक्ट में 1 अपॉन कंसंट्रेशन होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। यदि 1/a यदि टी हाफ के रिस्पेक्ट में दे दिया तो ये भी स्ट्रेट लाइन होगा। ये आपको ग्राफ इजली सब दिख रहा है और यहां तक आपको इजली समझ में आ गया। यहां तक कंफ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए बेटा, और आपको इजली सब समझ में आ गया क्योंकि मैंने हर टाइप का ग्राफ बता दिया कि आपको यदि पेपर में ये आ गया तब भी आप कर ले जाओगे, पेपर में ये आ गया तब भी आप कर ले जाओगे, पेपर में ये आ गया तब भी आप कर ले जाओगे। और मैं एक बताता हूं कि केमिकल काइनेटिक्स से आईआईटी का क्वेश्चन हो, नीट का क्वेश्चन हो, एम्स का क्वेश्चन हो, जेईई मेंस एडवांस का क्वेश्चन हो, एक क्वेश्चन मेरे नोट से बाहर नहीं आएगा। जो आएगा सब इसके अंदर आएगा, इसके बेसिस पे आएगा। इसके सिर्फ डिजिट इधर उधर हो सकता है कि मेरा डिजिट भी सेम आ जाए, हो सकता है, लेकिन जितना सारा कंसेप्ट है इससे बाहर नहीं आएगा। मेरा वादा है, मेरा प्रॉमिस है कि इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, यहां तक आप लोगों ने देखा। अब इस पे न्यूमेरिकल करके और इस टॉपिक को फिनिश कर रहे हैं। हम लोगों ने एक न्यूमेरिकल के लिए इतना तमाशा किया, मात्र एक न्यूमेरिकल इसका।
और न्यूमेरिकल तो मैं आपको समझा ले जाऊंगा, ये तो मेरा 100% श्योर शॉट रहता है। न्यूमेरिकल तो ऐसा नहीं है कि वो ना होगा आपसे, चाहे लेवल कोई भी हो, जेई मेंस हो, एडवांस हो, नीट हो। फॉर ए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन in which both the reactant have equal initial concentration the time taken for 60% completion of reaction is 3000 second. What will be the time taken for 20% of the reactant? अब क्वेश्चन को समझा जाए कि सर ने क्वेश्चन क्या बताया। बेटा मैं बारीकी से समझा ले जाऊंगा और मेरा प्रॉमिस है कि आपको न्यूमेरिकल समझा ले जाऊंगा, न्यूमेरिकल में नो डाउट। फॉर ए सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन विच द बोथ ऑफ रिएक्टेंट हैव इनिशियल कंसंट्रेशन, द टाइम टेकन फॉर 60% कंप्लीशन, 60% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन इन 3000 सेकेंड। तो 3000 सेकेंड दे रहा है, तो कहने का मतलब कि लेट a इक्वल टू 1 होगा, देन x इक्वल टू 60% कितना हो जाएगा बेटा 0.60। तो ये हमारा फर्स्ट कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन में हमारा t का वैल्यू गिवन है 3000, कितना है 3000 सेकेंड। ये हमारा जो कंडीशन है बेटा, अब लिखेंगे, यहां तक तो मैंने लिख दिया कि लेट इक्वल टू इतना और आपका ये गिवन है, ये गिवन है। तो हमारा फर्स्ट कंडीशन है, जैसा कि आप बेटा शुरू से बता रहा हूं कि जैसे मान लिया कि ये 100% है इनिशियली, तो 1 हो गया, तो इसका बोल रहा है कि कंप्लीशन 60% हो रहा है, तो 0.60 इसका कंप्लीट टाइम हो गया, तो t हो गया, t भी गिवन है, तो k भाई निकाल दो ना। तो k तो आप जानते ही हो, आप तो फर्स्ट कंडीशन में k का वैल्यू लिखो, जैसे कि आप जानते हो कि वी नो डैट, आप तो ब्रिलियंट बच्चे हो, इसमें कोई डाउट नो डाउट। वी नो डैट k इक्वल टू, तो k इक्वल टू k2 लिखा। k2 क्यों लिखा बेटा? k2 बेटा मैंने इसलिए लिखा, k2 इसलिए लिखा क्योंकि हम सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे हैं, और सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन k2 तो इस तरह हौचपच नहीं होगा, 1/t x अपॉन a माइनस x, इतना हो गया। तो यहां पे बेटा आपका t का वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, तो k2 इक्वल टू t का वैल्यू आपका क्वेश्चन में गिवन है कितना बेटा 3000। उसके बाद x का वैल्यू आपका बेटा गिवन है 0.60, उसके बाद a 1 है, तो 1 माइनस 0.60, उसके बाद क्या आएगा 1/3000 इंटू 0.60 अपॉन 0.40, कट आउट करेंगे 1/2000। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट कंडीशन हो गया। फर्स्ट कंडीशन हमारा ये हुआ। सेकंड कंडीशन क्या कर रहा है कि उसके बाद जैसे ये कंप्लीट कर रहा है, उसके बाद ये आपका 20% हो जा रहा है, यानी कि सेकंड कंडीशन, वो तो फर्स्ट कंडीशन था, उसके बाद ये सेकंड कंडीशन। क्वेश्चन को ब्रेक करके बनाओगे तो इजीली बन जाएगा, नहीं तो लगेगा पहाड़ सा। उसके बाद क्वेश्चन देख के आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं ब्रेक कर करके बताता हूं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो हमारा k2 का वैल्यू आ गया, k2 का वैल्यू इतना आ गया, तो हमारा t पूछ रहा है, तो t इक्वल टू 1/k2 a माइनस x,
तो हमारा सेकंड कंडीशन में गिवन है कि x इक्वल टू कितना दिया है 20%, यानी कि 0.2, यानी कि 0.2 दिया है। तो बेटा हमारा 1/K2 का वैल्यू कितना है, तो इसको लिख सकते हैं 2000, ये ऊपर जाएगा। तो उसके बाद ये a का वैल्यू कितना है 1, उसके बाद 1 माइनस 0.2, वैल्यू पुट करो 2000 इंटू 1 कितना आ जाएगा 0.8, 100 होगा ना, 100 होता है, सॉरी 100 तो x का वैल्यू आपका कितना है 0.20, तो यहां पे हो गया 0.20 इक्वल टू कितना हो जाएगा, कट आउट करेंगे 500 सेकेंड आएगा, यानी कि हमारा हेंस t इक्वल टू 500 सेकेंड, ये आपका वैल्यू आ गया। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि फॉर ए सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन विच बोथ रिएक्टेंट्स हैव इक्वल इनिशियल कंसंट्रेशन, द टाइम टेकन फॉर द 60% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन इन 3000 सेकेंड। फर्स्ट कंडीशन दे रहा है कि यदि x हमारा 60% है तो t का वैल्यू 3000 है, तो हमें k फाइंड आउट करना है। तो मैंने लिखा, मैं इसके आगे नहीं पढ़ूंगा, जो भी पढ़ूंगा एक लाइन पढ़ूंगा, एक लाइन को यहाँ पे सोल्यूशन करूंगा, उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, उसके बाद दूसरे स्टेटमेंट का सोल्यूशन करेंगे। इससे हमारा क्या होगा कि न्यूमेरिकल हौच-पौच नहीं होगा और न्यूमेरिकल हमारा इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो कहने का सेंस होता है लेट a इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 0.60, t इक्वल टू 3000 सेकेंड। फर्स्ट कंडीशन वी नो दैट k2 इक्वल टू 1/t x upon a minus x, k2 इक्वल 1/3000, 0.601, 1 minus 0.60, तो 1/3000 0.60 upon 0.40, 1/2000। सेकंड कंडीशन कह रहा है यदि अब आगे बढ़ेंगे कि व्हाट विल बी द टाइम, अब टाइम पूछ दिया, बेटा कंफ्यूज, बेटे को लग रहा है कि टाइम तो गिवन है, फिर टाइम पूछा क्यों। तो वही बोला ना कि बेटा देखता है कुछ एग्जाम में देखता है तो बेटा बोलता है कि पेपर सिंपल है, और जैसे ही रूम पे आके चेक करता रहे यार मैंने तो ब्लंडरिंग कर दिया, टी का वैल्यू कहीं और पुट करना था, टी का वैल्यू कहीं और पुट कर दिया। तो जैसे यहां पे मैंने k2 निकाला, k2 1/3000, 0.60, 1 minus 0.60, तो यहाँ पे 1/2000 जो आया, तो हमारा सेकंड कंडीशन कर रहा है कि व्हाट विल द टाइम टेकन ऑफ 20%। तो कहने का मतलब इनिशियली यदि 100 है, a का वैल्यू यदि 100 है यानी 1 है, तो हमारा x का 20% 0.20 होगा। तो t इक्वल टू 1/K2 x upon a minus x, तो 2000 into 0.20, 1 minus 0.2, इसको कैलकुलेट करेंगे 500 सेकेंड, हेंस t इक्वल टू 500 सेकेंड। यहां तक बेटा आपको इजीली समझ में आ गया होगा, ठीक है, और बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है और मैंने आपको अच्छा से समझा भी ले गया। यहां तक कोई डाउट वाली बात आनी नहीं चाहिए और ये आपका न्यूमेरिकल कंप्लीट हो भी गया। यहां तक किसी को डाउट है तो कोई हमसे पूछ सकता है कि सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका फिनिश हो गया। वैसे पेपर में नहीं आएगा, बोर्ड के पेपर में आपका आने का कोई वो सीन नहीं है, लेकिन ये बेटा जो सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ये बोर्ड में नहीं आएगा। बोर्ड में 0 ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर पढ़ना है, सेकेंड ऑर्डर बिल्कुल ना पढ़े, बिल्कुल ना पढ़े जो बोर्ड के बच्चे हैं। अब बाकी जो कंपटीशन वाले हैं तो ये सब देखेंगे, इसलिए देखेंगे कि मान लो कि थोड़ा बहुत पूछ देगा तो फिर ये है, लेकिन यदि बोर्ड में, लेकिन एनसीईआरटी में एक प्रॉब्लम है तो उसे तो लगाना पड़ेगा भाई, नहीं तो एनसीईआरटी में है, यदि एनसीईआरटी ने पूछ दिया तो फिर तो भाई ब्लंडर कर दोगे। तो इसीलिए आप इसको लगा लीजिएगा, कोई डाउट वाली बात नहीं है। एक बार न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लीजिएगा बस, बाकी कुछ नहीं पूछेगा, बाकी न्यूमेरिकल ही पूछेगा, उसके बाद आपका स्टेटमेंट वगैरह का कोई वो बनता नहीं है। और बेटा मैं इसको मिटाने जा रहा हूं और फिर आगे मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। तो बेटा हम इसको मिटा दे रहे हैं, इसके बाद फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे, या आप इसको नोट डाउन कर ले, आप इसको नोट डाउन कर ही ले सबसे अच्छा है।